आता है अराउंड 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास, और आगे वाला टायर आता है मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार के आसपास। ऑन रोड में 50,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए इस बाइक को, मतलब अगर आपको अफोर्ड करना है तो 50,000 रुपये मिनिमम सैलरी बजट में जाके बाइक लो। अपना आपका जो जितना भी खर्चा है, अपने पेरेंट्स पे पहली बात तो बर्डन मत बनो। बाइक सब बढ़िया है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई किसी बाइक को छपरी बता देता है, कोई किसी बाइक को छपरी बता देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाइक छपरी नहीं होती, बाइक होती है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर डे अनदर ब्लॉग। बाकी आज का जो मैं ब्लॉग बनाने वाला ना, वो थोड़ा सा रिलेटेबल होगा। वो इसलिए रिलेटेबल होगा क्योंकि जो लोग मोटो ब्लॉग्स ऑलमोस्ट देखते हैं वो लड़के होते हैं जो मतलब अभी नई जनरेशन के लोग हैं। तो उनके लिए मैं इस तरीके का ब्लॉग बना रहा हूँ कि आपको ऐसी बाइक मेंटेन करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे जेब में होने चाहिए एक्चुअल में। ये नहीं कि आपके पैसे कम हो और आप एक हाई एंड बाइक खरीद लो, तो इस तरीके की चीज़ भी नहीं करनी। तो आज मैं फुल एक आपको बताऊंगा उस पर डिटेल में कि आपको ना क्या क्या चीज़ें, कितनी सैलरी होनी चाहिए, और अगर आप ईएमआई पे लेते हो तो ईएमआई कितनी जाएगी, और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह। क्योंकि मैं इसको ओन कर रहा हूँ पिछले 6 साल से, तो मैं इसके बारे में जानता हूँ कि हाँ भाई कितने पैसे लगते हैं इसके हर 6-7 महीने 1 साल में, और भाई ये मतलब फ्यूल व्यूल भी कितना खाती है। तो आज की पूरी वीडियो में इस बारे में हम लोग बात करेंगे, और जो लोग ऐसी बाइक मेंटेन करना चाहते हैं तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को भाई पूरा देखना तो ही समझ में आएगी, और तभी आप लोग भाई बाइक का एक मतलब सही बाइक आप चूज़ कर पाओगे अपनी लाइफ के लिए। तो भाई घर से निकल गए हैं, और भाई आज भाई पूरी बाइक का भाई मैं डिटेल बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने कई बार देखा भाई, जो अधिकतर लोग हैं ना, मतलब यही हैं जो न्यू एज वाले, जिनको बाइक ख़रीदनी है, मेंटेन करने का भाई पूरा सोचते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। बाइक ख़रीदनी एक्चुअल में बहुत आसान है। अब बाइक ख़रीदो, कोई दिक्कत नहीं, ख़रीद लोगे आप। लेकिन बाद में उसके खर्चे ना काफ़ी भाई होते हैं, जो कि भाई डेली पॉकेट से ना हर किसी के लिए निकालना भाई थोड़ा मुश्किल ही रहता है। आसान तो नहीं कह सकते भाई उस चीज़ को, क्योंकि ऐसी हाई एंड बाइक को भाई मेंटेन करना सबसे मेजर चीज़ है भाई सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट इसकी आप मान के चलो कि हर 6 महीने में इसकी सर्विस कॉस्ट आती है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये से 3200 के आसपास इसकी सर्विस कॉस्ट आती है। तो 3,000 रुपये मोटा मोटा मान के चलते हैं। बाकी इसके अंदर आप लोग मॉडिफिकेशन भी कराओ, चलो मॉडिफिकेशन नहीं कराओ कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेजर कॉस्ट जो आ जाती है फ्यूल की। मेरी बाइक का जो मेन एवरेज जो आता है ना, वो आता है अराउंड 20 से 25 के बीच में, क्योंकि मेरी बाइक लोकली चलती है। और अगर आप इसको जैसे हाईवे पे चलाती ज़्यादा से ज़्यादा 28 दे देगी, लेकिन 30 एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि 390 सीसी की बाइक आपको 30 का एवरेज को निकाल के देगी। बहुत से लोग बोलेंगे भी देगी, लेकिन यार ऑन एन एवरेज ये 25 ही मैक्स टू मैक्स देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। तो उससे ऊपर की भाई उम्मीद मत रखना, जो भी होता है इस रेंज की बाइक के बारे में सोच रहा है। थर्ड चीज़ इसकी आ जाती है कि इसके बाद और खर्चे कौन से आते हैं। और जैसे कि खर्चे तो भाई इसके अंदर बहुत हैं। सर्विस के बाद मतलब आपकी अगर 10,000 किलोमीटर अगर बाइक चल जाएगी तो आपको ब्रेक पैड चेंज करवाने पड़ेंगे। और इसके ब्रेक पैड जो हैं आगे वाले वो डलते हैं ब्रैम्बो के, लोकल वाले नहीं डलते हैं। तो उसकी कॉस्ट है 3,000 रुपये, उसकी कॉस्ट है। ब्रैम्बो के जो ब्रेक पैड चलते हैं इसके आगे, उसकी 3,000 कॉस्ट है। और पीछे वाला जो डलता है उसकी मेरे ख्याल से 500 रुपये के आसपास कॉस्ट है। मैं ये वो कॉस्ट बता रहा हूँ जो कि आप लोगों की राउंड ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये शायद से कभी कभी 2700-2800 किसी ऑफ़र में मिल जाते हैं, लेकिन हाँ ये मतलब राउंड ऑफ कॉस्ट है कि मतलब 500 और 3,000। इसके बाद आता है कि भाई आपका टायर। जब आप टायर लेने जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि भाई इतनी जल्दी 10 से 15,000 मैक्स टू मैक्स 15,000 किलोमीटर में ना टायर भाई बोल जाता है। टायर बोल जाता है, और टायर भाई इसका भाई महंगा वाला डलता है। इसका पीछे का टायर आता है अराउंड 6 से 7 हज़ार रुपये के आसपास, और आगे वाला टायर आता है मेरे ख्याल से 4 से 5 हज़ार के आसपास। तो हर 15,000 किलोमीटर में ना, मतलब ब्रेक पैड ये सब मिला के आपका 20,000 रुपये की चपत लगेगी एक, ठीक है। और साथ ही साथ जो पेट्रोल का खर्चा है वो,
तो मतलब 25 का अगर आप एवरेज झेल सकते हो, मतलब अगर इनसीडी 20-22 का एवरेज झेल सकते हो तो लो, क्योंकि आप डेली की डेली तो भाई लॉन्ग राइड तो मारने वाले हो नहीं। तो इसलिए अगर ऐसा इतना एवरेज और इतनी कॉस्ट अगर आप झेल सकते हो तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हो। और इसको ख़रीदने के लिए आपकी सैलरी वगैरह कितनी होनी चाहिए, अभी हम ऑफिस पहुंचते हैं, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताता हूँ इसकी कि कितनी होगी। और आज से भाई 10th के बोर्ड के पेपर भाई स्टार्ट हो चुके हैं, तो जितने भी 10th वाले भाई बच्चे हैं उनको ऑल द बेस्ट, बढ़िया नंबर लेके आओ और मज़े करो। बाकी ट्रैफिक में फंस चुके हैं, वीडियो को भाई शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और आज भाई कोई जिम वगैरह कुछ दिखाएंगे, ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड होगी इसी चीज़ के लिए, तो वीडियो ज़्यादा लंबा करते नहीं है, मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बस सुन के सीधा अपनी कैलकुलेशन बैठा लो। तो मैं एक्चुअल में बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में जिनकी इनकम कितनी है और उसके हिसाब से आप लोगों को इस तरीके की बाइक लेनी चाहिए। तो अभी मैंने जो नई वाली ड्यूक है उस, क्योंकि पुरानी वाली मेरी वाली ड्यूक आती नहीं है, तो ड्यूक 390 जो है एक्स शोरूम जिसका प्राइस है 2,99,000, मतलब 3 लाख रुपए का एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है। तो ये लगभग 330 या 340 इस हिसाब से ऑन रोड प्राइस इसका बैठता है, ठीक है। तो अगर हम इसका 50,000 का अगर डाउन पेमेंट करते हैं और 3 साल की EMI बनवाते हैं तो मिनिमम मतलब 9-9.5% के आसपास बैंक इंटरेस्ट लेता है। तो उसके हिसाब से अगर हम 50,000 की डाउन पेमेंट करते हैं और 3 साल का अगर हम इसका टेन्योर बनवाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10,000 के बीच में आपकी EMI बैठेगी पर मंथ 3 साल के लिए, ठीक है। तो एक तो ये कैलकुलेशन होगी छोटी, अदरवाइज़ अगर आपका पैसा है तो वो सीधा डाल के आप लोग ले सकते हो, उसमें तो कोई कैलकुलेशन की बात ही नहीं है। बाकी अगर EMI पे लेना, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी। साथ ही साथ आपको हर 6 महीने में, मैंने आपको इसका पूरा हिसाब किताब बताया, 6 महीने में अराउंड 3,000 से 3,200 रुपये का जो है सर्विस कॉस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। प्लस हर 10,000 किलोमीटर पे इसमें थोड़े जैसे मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो डलते हैं, जैसे फ्यूल पंप हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, टायर हो गए, ब्रेक पैड्स हो गए, तो ये सब चीज़ें एडिशनल डलती रहती हैं। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से आपको मंथली अगर आप इसको मतलब चलाते भी हो तो ये मान के चलो कि अगर आप 300 से 400 किलोमीटर मंथली चला रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपके मतलब 3 से 4,000 का तेल लगना चाहिए, ठीक है। तो 3 से 4,000 रुपये का तेल हो गया, 10,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई और ये छोटे खर्चे हो गए, तो ये मान के चलो कि 15-17,000 रुपये आपके मंथली एक्सपेंस होने वाले हैं इस बाइक को लेने के बाद। तो आप इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन लगा लेना, 15-17,000 रुपये आप बाइक पे इन्वेस्ट करोगे, साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ गियर्स भी खरीदोगे और हेलमेट्स भी खरीदोगे, तो ये सब चीज़ें एडिशनल होती चली जाती हैं। तो ये मान के जाओ मोटा 15 से 17,000 रुपये आपको निकालने ही पड़ेंगे, तो मतलब फिक्स है। तो मेरे हिसाब से जो मतलब बैचलर लोग हैं अराउंड में 50,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए इस बाइक को, मतलब अगर आपको अफोर्ड करना है तो 50,000 रुपये मिनिमम सैलरी होनी आपकी चाहिए। बाकी फैमिली वाले हो तो और ज़्यादा होनी चाहिए, तब तो भाई आपकी मतलब लाख रुपये के आसपास सैलरी होनी चाहिए ताकि आपकी फैमिली भी अच्छे से चल सके और शौक भी पूरे हो सकें। अगर शौक पूरे करने हैं पहले फैमिली उसके बाद शौक, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। और साथ ही साथ भाई एडिशनल खर्चे तो रहते ही हैं, कभी कुछ आ जाता है, चेन ल्यूब, चेन क्लीन, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोग मतलब इस बाइक के साथ करवाओगे जो मतलब हर 300 किलोमीटर पे चेन ल्यूब भाई करना ही पड़ता है। करना क्या मतलब नहीं करोगे तो मोटा खर्चा आ जाएगा, स्पॉकेट वगैरह ख़राब हो जाते हैं, तो वो एक एडिशनल चीज़ है। बाकी बाइक अच्छी है, अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप इसके अलावा और बाइक्स पे जा सकते हो, जैसे कि R15 हो गई। बाइक कोई बेकार नहीं होती, बाइक सब बढ़िया है। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई किसी बाइक को छपरी बता देता है, कोई किसी बाइक को छपरी बता देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाइक छपरी नहीं होती, बाइक तो बाइक होती है, बाकी इंसान छपरी होते हैं। तो कोई KTM को बता देता है, कोई बुलेट को बोल देता है भाई लोहा है, बुलेट पे बाइक बढ़िया है, KTM में बाइक बढ़िया, R15 बाइक बढ़िया है, सभी बाइक बढ़िया है। बस ये है चलाने वाला इंसान जिसको जो पसंद है वो चलाओ, दुनिया की मत सुनो। दुनिया का काम, कोई आपको बुलेट को बोलेगा, कोई KTM को बोलेगा कि बुलेट दौड़ती नहीं है, KTM भाई छपरी होगी, पहचान है। तो ये सब चीज़ें भाई बकवास चीज़ें। जो चीज़ें ज़्यादा बिकती है ना, जो ट्रेंड में ज़्यादा होती हैं, उनको एक्चुअल में ऐसी चीज़ें बोल दी जाती हैं, लेकिन इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब आपकी पसंद है, आपकी आंखों को जो चीज़ पसंद आ गई आप वो लो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ होता है भाव करना।
तो उन सब चीज़ों में मत जाओ। R15 बाइक बढ़िया है, पल्सर बाइक बढ़िया है, KTM बाइक बढ़िया है, डोमिनार बाइक बढ़िया है, सब बाइकें बढ़िया हैं। सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड है, जिसको जो पसंद है वो लो, और सबका हिसाब किताब अलग है, सबके खर्चे अलग अलग हैं। बाकी जो 150 सीसी सेगमेंट वाली बाइकें आती हैं वो थोड़ी कम कॉस्टली पड़ती हैं, क्योंकि उनका एवरेज ज़्यादा अच्छा होता है, 40, 45, 50 के आसपास निकाल देती हैं, तो उन पे भी जा सकते हो। वो बहुत बढ़िया बाइक है मेरे हिसाब से। जो बंदा स्टार्ट करता है तो 150 सीसी की बाइक लो भाई, ज़बरदस्त होती है। फेयरिंग वाली बाइक लो, मस्त है। और अगर बजट बढ़िया है तो भाई ड्यूक ले लो, सबसे बढ़िया बाइक है भाई। मैं पिछले 6 साल से चला रहा हूँ, मेरे को अभी तक भाई कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया कि भाई दिक्कत आई हो। एक बार मेजर इशू आया था जब इस बाइक ने सेल्फ लेने बंद कर दिए थे, तो वो मैंने इसकी वारंटी में क्लेम करवा के उसे करवा लिया था। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बाइक बढ़िया है, जोन सी मर्जी बाइक लो, थोड़ा सा बस अपना खर्चे को देख के हिसाब से लो। तो ये देख लो, मैंने सारी कैलकुलेशन भाई निकाल रखी है इसकी ड्यूक 390 की। तो यहाँ पे देख लो, ये दिखा रहा है 9,973 रुपये, 73 रुपये, 9973। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है ड्यूक की। तो इस हिसाब से आप और बाइकों की कैलकुलेशन भी देख सकते हो, इंटरनेट पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। तो बाकी इस व्लॉग में भाई ऐसा कुछ एडिशनल भाई मैं नहीं डाल रहा हूँ। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बतानी थी। जो लोग ऐसा होता है ना, बाइक लेने जाते हैं और अपने बजट से बाहर जाके बाइक लेते हैं, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बजट में जाके बाइक लो, अपना आपका जो जितना भी खर्चा है, अपने पेरेंट्स पे पहली बात तो बर्डन मत बनो। जो भी बंदे अपने पेरेंट्स पे बर्डन बन के बाइक लेते हैं कि भाई हम अपनी नस काट लेंगे, खाना खाना बंद कर देंगे, दैट इज़ स्टूपिडिटी। वो मतलब बहुत बेकार चीज़ है। अपने पेरेंट्स की भाई हेल्प करो, उन पे बर्डन मत बनो बिल्कुल भी। कम वाली बाइक है वो चलाओ, लेकिन भाई अपने पेरेंट्स के लिए भाई ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो कभी भी किसी के साथ। मैंने बहुत सारी इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस देखे हैं जो भाई पापा बेचारे साइकिल पे चल रहे हैं, लेकिन बच्चे भाई ऐसे करते हैं कि उन पर ज़बरदस्ती करके बाइकें लेते हैं, रील बनाते हैं। वो सब चीज़ें बहुत बकवास हैं। इस तरीके के बच्चे मत बनो दुनिया में, वो सब बेकार औलादे हैं। उन सब चीज़ों की तरफ मत जाओ। बाकी जो आपके पेरेंट, अगर आप कमा नहीं रहे हो, अगर आपके पेरेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो दिलवाना चाह रहे हैं तो लो, अदरवाइज़ भाई खुद जॉब करो, खुद करो, क्योंकि पढ़ा दिखा दिया पेरेंट्स का बस इतना ही काम होता है। इसके बाद भाई आपकी ज़िंदगी, आप खुद बढ़िया चीज़ें खरीदो, उसमें पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश, बस उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो मेरे तरीके में। तो वैसे जब आप लोग बाइक लोगे तो बाइक में भाई मॉडिफिकेशन भी करवाओगे, तो मैं अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन गिनवा देता हूँ। तो मैंने ये लिए थे, ये जो इसके एक X3 किट के नाम से आती है, ये मैंने ली थी 1800 रुपये के आसपास करोल बाग से। उसको पेंट कराने में अप्रॉक्सीमेटली खर्चा जो आया था, मतलब ये 3000 के आसपास की मुझे पड़ गई थी। और मैंने इसके अंदर हैज़ार्ड वाला वो लगवा रखा है। हैज़ार्ड इसमें ऑल वो नहीं आते, इनबिल्ड नहीं आते, तो हैज़ार्ड के लिए एक डिवाइस लगती है, तो वो लगवा रखी है। तो वो अराउंड उस टाइम पे मैंने 1600 यानी 1700 रुपये की ऐसी ली थी। और मोबाइल होल्डर और ऐसे ही एक मैंने चार्जर लगवा रखा है। तो वो चीज़ें हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली लगा लो भाई 10,000 रुपये के आसपास का भाई मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करवा रखे हैं। तो ये सब चीज़ें थी। और बाकी मेरा पीछे वाला टायर ना 2 बार डल चुका है, क्योंकि एक बार तो कंपनी फिटेड आया था और एक बार मैं डलवाया था, वो मेरा मनाली में फट गया था, तो एक बार वहाँ डलवाया था। और एक बार मैंने इसके रिम चेंज करवाए थे, तो तब उसमें दिक्कत आ गई थी, वो चिपक गया था अलॉय व्हील में ना, चिपक गया था, तो उसमें दिक्कत आ गई थी, तो तब चेंज करवाया था। तो बाकी मेरा पीछे वाला टायर 2 बार चेंज हो चुका है, आगे वाला टायर सिर्फ एक ही बार अभी तक चेंज हुआ है। तो ये सब चीज़ छोटे खर्चे हैं। तो बाकी आप लोग भाई देख लो अपने हिसाब से। बाकी इस वीडियो को भाई इतना ही रखते हैं। वीडियो को भाई लाइक से सब्सक्राइब करके भाई ज़रूर जाना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो, ज़िंदगी मज़े करते रहो। जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय।